बड़ी खुशखबरी। 1 मार्च 2025 से वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 1 मार्च 2025 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में 42% से बढ़ाकर 56% की वृद्धि की घोषणा की गई है। ये फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आया है। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानते हैं। महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें बढ़ती हुई महंगाई से निपटने में सहायता करता है। वर्तमान में महंगाई दर बढ़ने के कारण सरकार ने डीए में 14% की ऐतिहासिक वृद्धि की है। पहले ये 42% था, जो अब बढ़कर 56% हो गया है। ये वृद्धि कर्मचारियों की मासिक आय में बड़ा बदलाव लाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाएगी। इस फैसले के तहत सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि मूल वेतन में भी 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है, तो 56% डीए लागू होने पर उसे 28,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही 8,000 रुपए की वृद्धि से उसकी कुल मासिक आय 86,000 रुपए हो जाएगी। ये लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनधारक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। आमतौर पर राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार द्वारा घोषित डीए दरों का अनुसरण करती हैं। इस फैसले से देश भर में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपए है और महंगाई भत्ता 56% हो जाता है, तो उसे 22,400 रुपए महंगाई भत्ते के रूप में अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही 8,000 रुपए की वेतन वृद्धि जोड़ने पर उसकी कुल मासिक आय 70,400 रुपए होगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लाखों कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। हालांकि सरकार पर इससे सालाना 1.5 लाख रुपए करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस वृद्धि से कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और भविष्य की बचत पर अधिक खर्च करने का अवसर मिलेगा। वे घर और वाहन खरीदने जैसे बड़े सपनों को भी पूरा कर सकेंगे। सरकार की चुनौतियां और संभावित समाधान। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वृद्धि से होने वाले वित्तीय बोझ को संभालना होगा। इसके लिए राजस्व बढ़ाने और खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा सभी राज्य सरकारें इसे अपनाने में सक्षम हों, इसके लिए केंद्र को उनकी वित्तीय सहायता करनी पड़ सकती है। वेतन वृद्धि का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ। इसके अलावा अनावश्यक खर्चों से बचते हुए एक व्यवस्थित वित्तीय योजना बनानी चाहिए। महंगाई भत्ते की शुरुआत 1944 में हुई थी, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए इसे शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी इसे जारी रखा गया और समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं। इस बार की वृद्धि अब तक की सबसे बड़ी है। अन्य देशों में भी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए भत्ते दिए जाते हैं। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और जापान में चीकिन त्याते जैसे भत्ते दिए जाते हैं। भारत में डीए की गणना व्यापक रूप से की जाती है और इसमें नियमित संशोधन किए जाते हैं। समाज पर व्यापक प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से उनकी खर्च शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय बाजार और उद्योगों को फायदा होगा।
ये निजी क्षेत्र के लिए भी एक संकेत हो सकता है कि वे भी अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करें। इससे श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस फैसले के पीछे सरकार की सोच एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, जहां नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का अवसर मिले। सरकार मानती है कि जब उसके कर्मचारी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। 1 मार्च 2025 से लागू होने वाली ये वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ेगा। ये लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। अभी तक इस योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कृपया संबंधित विभाग या आधिकारिक घोषणाओं की जांच करें ताकि सही जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही सरकार 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में कर सकती है बदलाव। पिछले कुछ दिनों से देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय कर्मचारी ये जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब करेगी। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुआ था और अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इस वजह से कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उत्सुकता है। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक संघ इस नए वेतन आयोग को लेकर इंतजार करो और देखो का रुख अपना रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए सटीक वेतन वृद्धि की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने संकेत दिया है कि अगला वेतन आयोग कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर पेश कर सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 186% बढ़ सकता है, जो 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। साथ ही महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ। 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। इस समय सीमा के आधार पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी।